हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 चल रही है। आपको बता दें कि वर्ग 10वीं के लिए मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यदि आप सावधिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं और क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल यह वीडियो देख कर जाइए शुरू से अंत तक। यदि नहीं पूछा जाए उसके बाद हमें बोलिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हर जगह का पेपर अलग अलग होता है, इसलिए किसी का पेपर मैच करेगा, किसी का पेपर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा की नहीं है, यह सावधिक परीक्षा है जो स्कूल और कॉलेज द्वारा लिया जाता है। तो बिल्कुल आप आशा करिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न रहेगा और आपके सावधिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर OMR शीट में देना है। लेकिन सबसे पहले ध्यान यह देना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में भी अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब यही होता है जो रूट के बाहर हो, बिल्कुल रूट में नहीं हो। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ रूट 5 दिया है, वह परिमेय है। ये बी वाला ऑप्शन भी अपरिमेय है। उसके बाद जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे? तो रूट में 25 रहता है तो वर्गमूल 5 होता है, और रूट में 49 रहता है तो वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो 5/7 आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब हमें बताना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन ऑप्शन ए में देख रहे हैं तो रूट 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 यह हो जाएगा। वही आपका ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, और वही 289 का वर्गमूल 17 होता है। आपको बताते हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि रूट 3 बाहर नहीं निकल सकता है और 4 तो बाहर ही है। अर्थात एक संख्या रूट के अंदर है, एक संख्या बाहर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बिल्कुल यह जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ये भी क्या है? परिमेय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूट 3/4। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि 3 और 5 का मस्सा होता है। तो मस्सा तो वही होता है जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों में शामिल होता है। लेकिन यहाँ 3 और 5 में आप 3 का गुणनखंड निकालिए तो 3 गुने 1 आ जाएगा। वही 5 का गुणनखंड निकालिए तो 5 गुने 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो है 3 और 5 का मस्सा क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी अर्थात 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 और 3 का लसा क्या होना चाहिए। तो 2 और 3 का लसा तो आप लोग पढ़े होंगे कि लसा तभी होता है, लसा का मतलब होता है LCM। LCM तभी निकलता है जब कोई पद सभी में शामिल हो, उसमें से एक लीजिए, नहीं शामिल हो उस सभी को ले लीजिए। तो 2 और 3 में तो सब में 1 शामिल है, तो 1 को ले लेंगे। उसके बाद में आप 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। तो बिल्कुल आपका जो 6 होगा वही। तो आप 2 और 3 का लौसा पूछा जाता है, आप ऑप्शन डी अर्थात 6 बताकर आइएगा। अब सबसे पहले 5वां प्रश्न देखिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबको जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से गिना जाता है और लास्ट 9 तक होता है। लेकिन इस सीरीज में देख रहे हैं तो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसके मतलब है कि इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 6वां नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यदि धनात्मक a और b दिए हुए हैं तो q और r के क्रम से भागफल शेष हो तो a बराबर BQ प्लस r। तो जहाँ बराबर क्या होना चाहिए? तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि जब भी a बराबर BQ प्लस r होता है तो वहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए r और r से बड़ा होना चाहिए b। तो यही बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। तो शून्य निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, 1 स्क्वायर और दाहिने भेज दीजिए 3 को, तो प्लस में हो जाएगा। जैसे 1 को फ्री करिएगा तो रूट के अंदर में 3 हो जाएगा। तो रूट में जब भी मान आता है तो प्लस में 2 मान निकलता है। तो आप देख लीजिए कि प्लस में √3 और माइनस में √3 कहाँ है। तो प्लस में √3 और माइनस में √3 ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शून्यकों का योग क्या होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। शून्यकों का जो योग होता है -b/a होता है। अगला प्रश्न देखिए कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघातपूर्वक शून्यक है तभी इसका योग बताना है। तो इसका भी योग बिल्कुल सेम होगा, -b/a होता है। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभवांतर d क्या होना चाहिए। तो d भी बराबर होना चाहिए 0 के। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो बिल्कुल द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है। अगला प्रश्न दिया होगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद
बहुपद नहीं है, तो बहुपद आपका नहीं है वो ऑप्शन सी बहुपद नहीं। इसका कुछ कारण होता है वो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल क्या होगा, मूल को गुणनफल जो है क्या होगा। तो गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। ठीक है, तो c के जगह पे यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 है तो 1 ले लेंगे, और वही 1 के जगह पर इसमें 4 छुपा हुआ है तो 4, तो 1/4 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1/4। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो समीकरण का हल कैसा होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो इसका मतलब होता है कि एक हल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल समान होंगे यदि कौन बराबर हो। तो मूल समान तभी होंगे जब विवेचक d 0 के बराबर हो, अर्थात b² माइनस 4ac। लेकिन अब यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई नहीं दिया हुआ है तो इसे हम माइनस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ ऑप्शन सी आपका ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अर्थात b² माइनस 4ac, क्योंकि हम जाना है कि b² माइनस 4ac जैसे होगा बराबर में 0 रहेगा तो b को फ्री करेंगे तो 4ac दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, बिल्कुल समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि x² माइनस px प्लस q के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो बिल्कुल इसका सत्य जो होगा p² प्लस 4q। क्या है, p² बराबर 4q होगा, इसलिए क्योंकि अगर हम मूल निकालते हैं तो b² के जगह पर p है तो p² हो जाएगा। माइनस 4ac होता है तो 4 गुने a के जगह पर 1 और गुने c के जगह पर q बराबर में 0 रखते हैं तो b² बराबर क्या हो जाता है, तो 4q उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4q। यही तो होगा, b² बराबर 4q। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 10 के मूल हो तो अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो बिल्कुल आपका 100 हो जाएगा क्योंकि 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि द्विघात बहुपद निकालने पर उसकी संख्या कितना आता है, 2 आता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan² 30 डिग्री। इसका भी प्रोसेस कुछ हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा मान लगाकर करिए, बनाइए, बन जाएगा। तो चलिए इसका हम सही आंसर बता देते हैं। तो आपका आंसर इसका सही जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री के मान √3/2 मान आएगा, तो वहाँ आप साइन 60 डिग्री के मान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 1 माइनस tan² 45 डिग्री और 1 प्लस tan² 50 डिग्री है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि यहाँ 50 नहीं है, 45 देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसका आंसर आपको बता देते हैं, तो आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 2a और बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, तो 0 का बराबर होगा। अब कैसे 0 के बराबर होगा, तो ये सिंपल है, थोड़ा सा बताते हैं। साइन 2 गुने 0 और बराबर 2 गुने साइन 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि साइन 2 से 0 में गुना करें 0, तो साइन 0 के मान कितना हो जाएगा, 0 बराबर। यहाँ देखिए साइन 0 के मान 0 होता है तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan² 30 डिग्री जो बराबर है, इसमें से किन के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है बराबर होगा आपका ऑप्शन सी का, किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री। इसमें हल करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस है इसलिए छोड़ दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए, साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में, या tan cos में हो, इस तरह से जब भी प्रश्न आए तो आप क्या करिए, 18 डिग्री और 72 डिग्री जो भी डिग्रियाँ दिया है उसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे 90 डिग्री हो जाए समझिए कि मान कितना होगा, 1 होने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें 1 को चेंज करिए तो cos साइन में बदल जाएगा, तो cos 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन भी 42 आएगा, साइन भी 42, साइन 42 से साइन 42 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और tan 42 में 67। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा, कि tan 23 को 67 के साथ मिलाते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, वही tan 48 को 42 के साथ मिलाते हैं तो 90 डिग्री। अभी हम बोले हैं कि 90 डिग्री जब भी हो जाए 2 को मान, एगो बदलिएगा तो 1 होगा। अब 1 में 1 से गुना करिएगा, ये सब गुना के रूप में है तो 1 ही ना होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 9 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है। तो सबको किसी को पता है कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। और 9 कॉमन में है तो 9 को कॉमन निकाल लें तो 9 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है
कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा किसके बराबर होगा। तो इसे भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड है, इसलिए ऑप्शन इसका बताते हैं, ऑप्शन सी इसका 2 आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस सेक के बराबर होता है। देखिए इसे भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, cos ए। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जगह दूरी में बनेगा, प्रोसेस इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ बनाना संभव नहीं है। आंसर आपको बता दिए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यह जो बराबर होते हैं बिल्कुल किसके बराबर होते हैं, तो tan के बराबर होते हैं, अर्थात tan स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि cos 3 डिग्री बराबर होता है। तो cos 3 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3-4 के कोटि क्या होता है। अब बताइए, जब भी एक्स और वाई के बारे में पूछा जाए तो एक्स को हम लोग अक्ष बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। इसके मतलब कोटि का मान क्या हो जाएगा, -4, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बिंदु 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होना चाहिए मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, तो √x² जोड़ y²। अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि एक से जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद में y की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब इसे जोड़ देते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। इसके मतलब रूट के अंदर 13 है, वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो रूट के अंदर 13 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन सी में। तो बिल्कुल ऑप्शन सी क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। बिल्कुल दूरी सूत्र लगाइए और मैथ बनाइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 2√5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि बिंदु 3,4 और 3,8 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अफसोस करने की बात यही है कि इसका जो भी ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 में x2 को जोड़ते हैं। इसके मतलब 3 में 3 जोड़ देंगे, 6/2 कर देंगे। वही y1 में y2 को जोड़ेंगे तो y4 में 8 जोड़ देंगे, 8 से 12/2 कर देंगे। अब आप बताइए कि 2 से 3 कटा देंगे, 3 दूनी 6 और 2 6 12, तो आपका 3,6 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में 3,6 नहीं है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको एक सवाल बताते हैं कि इसमें जो भी रहता है वो प्लस प्लस रहता है, यहाँ जो भी रहता है वो क्या होता है, माइनस प्लस रहता है, और तीसरा में जो भी रहता है वो माइनस, और बाद वाला चौथा में प्लस माइनस। इसके मतलब है कि जो भी दोनों माइनस में चिन्ह दिया है, इसके मतलब है कि वह तृतीय चतुर्थांश में बिल्कुल स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, क्योंकि x अक्ष से दूरी y होगा, y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त बिल्कुल है जो समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो, और यदि उनकी संगत भुजाओं का समानुपाती हो तभी। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी अर्थात ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो है, इसलिए उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 डिग्री है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बिल्कुल आपका 14 हो जाएगी, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होती है, πr + d होती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गाइड करिए कि पाई का मान 22 आप 7 ले लेते हैं, गुने आर के मान अगर 7 ले प्लस डी, तो डी का मान होता है त्रिज्या के दुगुना, यानी 7 दूनी 14। अब 7 से 7 कटा दीजिएगा तो 22 और 14 में जोड़ दीजिएगा, 22 14 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, बी यानी 7 होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16:81। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पर इतना ही, फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको बता दें, यदि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का हल देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बिल्कुल आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।